दो चार चीजें समझना। सबसे पहले सिग्मा रिलेशन का मतलब आप लोग जानते हो किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को, है ना? अरे वाह, थैंक यू सो मच भाई, तूने आज मेरी सुध ले ली। चाय पिला दे, पानी भी पिला देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बेटा सुनो, देखो, जैसे सिग्मा रिलेशनशिप है, अगर सपोज अपन कर क्या रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, राइट? और आपके पास ये एक पर्टिकुलर कर्व है, ठीक है? इस कर्व ने जो एरिया जनरेट किया है वो एक्स एक्सिस के साथ में ये वाला एरिया जनरेट किया है, राइट? दिस कर्व इज सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? तो मैंने इसे ब्रिक्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? इस तरीके से, कुछ पर्टिकुलर ब्रिक्स ले लिए, एक ये ले लिया, फिर एक ये ले लिया, ऐसे। अब तुम अगर देखो ना, मैं रेक्टेंगुलर शेप बना रहा हूं कुछ ऐसी। और इसके बाद फिर कंटिन्यू कर दिया इस तरीके से। अगर आप देखोगे इन एरियाज, इन रेक्टेंगल्स के एरियाज का अगर मैं सम करूं तो अप्रोक्सीमेटली इस गिवन रीजन के एरिया के इक्वल मिल रहा है। लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? हाँ। अब मैं अगर इन रेक्टेंगल्स को जितना छोटा करते चले जाऊंगा, वो क्या हो जाएंगे बेटा? इनका एरियाज का सम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट रीजन। ये सारी की सारी बातें किस बात पे डिपेंड करती है? ऑन द विड्थ। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू विड्थ है, जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? एक्स एक्सिस पे एलिमेंट्री चेंज, उसे किससे रिप्रेजेंट किया? dx से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो लेंथ मुझे मिल रही है, दिस लेंथ इज सपोज y, राइट? तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होती है ना? तो मैंने क्या लिखा? y इंटू dx, इनका मैं सम कर रहा हूं। इस टाइप के जितने एरियाज थे उन सबका सम कर रहा हूं। अब मैंने बोला dx बहुत स्मॉल हो गया, क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। तो अगर मैं बोलता हूं इस पे dx टेंड्स टू 0, तो ये जो कंप्लीट था, ये जो सम है, सिग्मा रिलेशन है, इसको आपने कन्वर्ट करके किस में लिख दिया बेटा? इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट y इज सेम, दिस इज y, एंड दैट इनटू d ऑफ x, दैट इज अवर इंटीग्रेशन। तो मीनिंग समझ में आया इंटीग्रेशन का क्या है? सम ही है ना? आपने एलिमेंट्री एरियाज का सम किया तो क्या मिल गया? इंटीग्रेशन मिल गया। तो अब जब भी मैं इस नोटेशन को यूज करूंगा तो आप ब्रेन में रखोगे किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को रिप्रेजेंट करता है। तो जो जो प्रॉपर्टीज सम सेटिस्फाई करता है वो सारी प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन भी सेटिस्फाई करेगा। जब आपके पास, अभी सुनते रहो, बाद में नोट करना, जब आपके पास लिमिटेशंस हो, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, तो ये लिमिटेशन है बेटा, है ना? कहां से कहां तक जा रहे हो? ए से बी तक के बीच में जा रहे हो। तो इस केस में अपन इस इंटीग्रल को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, बिकॉज इसका एरिया आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हो। बट इफ वी हैव एंडलेस इंटरवल, आई मीन दैट a is tending to minus infinity and that b is tending to plus infinity, then what will be the area? This area may be finite, हो सकता है फाइनाइट हो, बट एग्जैक्ट एरिया मैं नहीं बता सकता कितना होगा, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जहां पे लिमिट्स नहीं होती इंटीग्रेशन की, उस केस में जो एरिया आता है उसे क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट एरिया, बिकॉज इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। हमेशा एक परफेक्ट एरिया डिपेंड करता है एंड पॉइंट्स के ऊपर, राइट? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। मीनिंग पहले, सबसे पहले डिफरेंस समझ में आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब जिसका एरिया डेफिनेटली फाइंड आउट कर पा रहे, राइट? और अगर सपोज यहां पे लिमिट्स नहीं होती, सिर्फ क्या होता? दिस इंटीग्रल इनटू y dx, देन व्हाट विल बी द वैल्यू? दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, राइट? समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन और सम और वेक्टर्स, बात सब लोग समझना। जैसे मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन यूज किया या सम यूज किया या डिफरेंशिएशन यूज किया, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर? जैसे गॉड को बोलते हैं ना ऑपरेटर है,
ऑपरेट करने वाला कौन होता है? ऑपरेट करने वाला मैप, फंक्शन। कौन होता है ऑपरेट करने वाला? फंक्शन। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? फंक्शंस हैं। किसको ऑपरेट कर रहे? जरा गौर से सुनते चलो। ऑपरेट किसको कर रहे हैं बेटा? वाई को ऑपरेट कर रहे हैं। ये वाई को ऑपरेट करके इंटीग्रेशन में इमेज दे रहा है। तो ये कैसा एक तरीके से फंक्शन किस टाइप का है कि वाई इज मैप्ड ऑन इंटीग्रल वाई डीएक्स, और डेरिवेटिव भी एक ऑपरेटर या एक फंक्शन है, वो क्या करता है? y इज मैप्ड ऑन dy अपॉन dx, राइट? तो हमेशा एक बात ध्यान रखोगे, कैसे? इस तरीके से लिखोगे। इसको चाहो तो नोट करो, मेरे हिसाब से मत नोट करो, बिकॉज ये बाद में सारे चैप्टर्स होने हैं। बस दिमाग में रखो, अगर लिमिट्स हैं आपके पास तो डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट्स नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हर साल एक आता है, जेई एडवांस में भी और मेंस में भी, और बोर्ड में भी आता है। दैट इज कॉल्ड लिमिट सम फॉर्मूला या न्यूटन लेबनिज रूल फॉर इंटीग्रेशन। तो मैं बाद में करवाऊंगा उसे, अभी नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनते रहो बेटा। मैं बता दूंगा कब से नोट करना है। सो हमने क्या कहा इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए? इफ वी हैव लिमिटलेस इंटीग्रल then it is called indefinite integral. ठीक है ना? If we have limitless integral then it is called indefinite integral. पहली डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है? अब indefinite integral is a function which maps y into या onto लिख सकते हो इंटीग्रल y dx, राइट? पहले दूसरी डेफिनेशन ये होगी। वो y को किस पे मैप करता है बेटा? y dx। इसके अलावा ये भी बोल सकते हो कि fx को मैप करता है किस पे? इंटीग्रल fx इंटू dx, बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ x, तो उसे हम f ऑफ x पे लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फंक्शन था, किस वेरिएबल का फंक्शन था, किसका फंक्शन था? x का फंक्शन, राइट? सो अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी बात आती है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव is also a function which maps f of x onto d by dx of f of x। किस पे मैप करता है बेटा? d by dx of f of x पे मैप करता है, राइट? और इन दोनों को लिखवाने का रीजन क्या था? रीजन ये था दैट, नेक्स्ट नोट, इंटीग्रल इज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रल क्या है? डेरिवेटिव का इनवर्स है। ये दोनों फंक्शंस हैं और जो इंटीग्रेशन मैंने रिप्रेजेंट किया, दिस इज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। सो इसीलिए इसका नाम अपन क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी डेरिवेटिव। सो वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन वो क्या होती है? वो होती है f of x, या you may say this thing, f inverse of f of x, this is equal to x and that is equal to f of f inverse x। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है बेटा? फंक्शन की होती है, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। पता है ना सबको कि f इनवर्स को f के साथ ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा, और f को भी f इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो भी x मिलेगा। सो along with this property we can say this thing that integral of d by dx of f of x, this is into dx, this is equal to f of x, as well as d by dx of integral of f of x, this is equal to also f of x। क्या क्या किया बेटा? इंटीग्रेशन को ऑपरेट किया किसके साथ? डेरिवेटिव के साथ में। तो ये इनवर्स और ये फंक्शन, तो क्या मिल जाएगा?
एफ एक्स मिल जाएगा, जो भी आइडेंटिटी था। और यहाँ पे क्या हुआ, डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन के साथ ऑपरेट किया तो भी मुझे क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी हुई किसकी, एंटी डेरिवेटिव की। नोट करना बच्चों। सर ये लास्ट एक बार और बता दोगे, हाँ बेटा, डेरिवेटिव को देखो इंटीग्रेट। देखो मैं कहता क्या हूं, इनवर्स की प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होती है। ठीक है, क्या एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। मतलब हम ऑपरेट करेंगे, अगर एफ इनवर्स को एफ के साथ में तो एक्स मिलता है, और एफ को एफ इनवर्स के साथ ऑपरेट करे तो भी एक्स मिलता है। यस समझ में आ रही है बात? तो इस बात का मतलब, अगर मेरा देखो इंटीग्रल क्या है, इनवर्स है डेरिवेटिव का, तो इंटीग्रेशन का ऑपरेशन डेरिवेटिव के साथ करूंगा तो भी एफ एक्स मिलेगा, और डेरिवेटिव का ऑपरेशन इंटीग्रेशन के साथ करूंगा तो भी एफ एक्स मिलेगा। आई बात समझ में? ओके। हाँ, ठीक है। जो ये बेटा हमने बोला लिमिटलेस इंटीग्रल, देन इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। लिमिटलेस होने से हम परफेक्ट वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू बता नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक कांस्टेंट ऐड करते हैं विच इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। मैं अभी बताता हूं आपको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ में अगला नोट एक और आता है कि दैट कैपिटल एफ एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव। इसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला, प्रिमिटिव, और क्या बोल दिया, एंटी डेरिवेटिव। दोनों बातें सेम। ठीक है, प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हैं, पुराना था, जो ओरिजिनल था, जिसका डेरिवेटिव अगला फंक्शन मिल रहा है। ठीक है ना, इस पे रेट ऑफ चेंज किया तो कुछ मुझे नया फंक्शन मिला, तो जो पहले से था उसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। तो आपने बोला कैपिटल एफ एक्स इज प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, इफ दिस कंडीशन होल्ड देन वी कैन से f prime x is equal to small f of x। क्यों बोला ऐसा, एंटी डेरिवेटिव। अगर एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, बोर्ड पे देखो बेटा सब लोग, एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन। अगर एंटी डेरिवेटिव है मतलब इंटीग्रेशन है, तो उसका डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन को गिवन कर देगा। तो मैंने क्या लिखा, कैपिटल एफ एक्स प्रिमिटिव है या एंटी डेरिवेटिव है किसी फंक्शन एफ एक्स का, तो उस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव किसे रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल एफ को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, अब मुझे अगर कैपिटल एफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अलॉन्ग विद दिस रिलेशन कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दिया, इनवर्स ले लिया, डेरिवेटिव का इनवर्स क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लिख लिया बेटा, कितना आ गया, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स दिस इनटू डी एक्स, प्लस लेकिन साथ में क्या किया, इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दिया, बिकॉज दैट इज नॉट अ डेफिनिट वैल्यू। राइट, सो दिस सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। राइट बेटा, समझ में आ रही है बात? अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। हम लोगों को बेसिक आइडेंटिटीज पता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ये सब फंडामेंटल फॉर्मूलाज में लिखवा रहा हूं जो आपको याद रहने चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज 0 होता है उसको। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ 0 इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू
कांस्टेंट, राइट। अब ये आप जानते हो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, या बेटा ऐसे लिख दो ए एक्स, दिस इज इक्वल टू ए, लीनियर एक्सप्रेशन है क्या ए एक्स, या ऐसे लिख लो, हाँ जस्ट ए एक्स लिख लो, दिस इज इक्वल टू ए, देन दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ए डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। देखना गौर से बेटा, ए एक्स का डेरिवेटिव कितना है ए, यही तो है ना, तो एंटी डेरिवेटिव लूंगा तो ए का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ए एक्स, तो वही चीज चल रही है। अब आप बहुत इजीली कर सकते हो, जल्दी से फॉर्मूलाज बताना शुरू करो, अब मैं इतना लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन, दिस डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज डेरिवेटिव एक पावर कम करता है, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा एक पावर बढ़ा देगा, बस सिंपल सा काम हो गया। नेक्स्ट इंटीग्रल साइन एक्स इंटू डी एक्स, अब आप ध्यान करो कि साइन किसका डेरिवेटिव, कॉस का, माइनस साइन आता है लेकिन, तो यहां पे क्या लिख देंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आ गया, इंटीग्रल कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो कितना मिल जाएगा, दिस इज साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, बिकॉज साइन का डेरिवेटिव कॉस, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है बेटा सेक का, तो सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट इंटीग्रल कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स दिस प्लस सी। इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स दिस इंटू डी एक्स, ये होता है 10 का डेरिवेटिव, कितना आ गया 10x प्लस सी। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स दिस इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। बेसिक इंटीग्रल्स है जो कि याद रखने चाहिए, ठीक है। अब अगला काम, इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। ये भी बेटा फंडामेंटल फॉर्मूलाज है, मैं सब्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी शुरू नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। फंडामेंटल फॉर्मूलाज है लेकिन याद रहने चाहिए, थोड़ा सा प्रूफ बता दूंगा तो और इजीली याद रहेंगे, ठीक है। इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, ये भी फंडामेंटल फॉर्मूलाज में ही है। तो पहला है इंटीग्रल 10x इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स। मॉड में इसलिए लगा रहा हूं बेटा क्योंकि आप जानते हो लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट। और यू मे राइट दिस वैल्यू एज माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। कहां से आता है, बहुत इजी सा काम है, आप छोटा सा प्रूफ देखो, कुछ भी नहीं है इसमें। हमने क्या लिखा कि जो 10x है उसे कन्वर्ट कर दिया sin x अपॉन cos x दिस इंटू dx, ठीक है। और बेटा इसमें मैं इसलिए ये काम करवा दे रहा हूं क्योंकि आगे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन होंगे तो इजीली बीच बीच में आप करते रहो, ठीक है। तो लेट cos x इक्वल टू t ले लिया, राइट। अगर cos x t ले लेते हैं तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव मतलब माइनस साइन एक्स दिस इंटू डी एक्स, या दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब वैसे ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव लिखते हुए, मैं जो अपॉन में डी एक्स आ रहा है ना इसको इस तरफ ना लिख के अब आगे से कैसे करूंगा, लेफ्ट में ही लिखूंगा, ठीक है। तो कैसे लिख लूंगा ऐसे, माइनस साइन एक्स दिस इंटू डी एक्स, माइनस उस तरफ लेके चला गया, माइनस डी टी लिख लिया, राइट। तो जो ये एक्सप्रेशन था ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज इंटीग्रल
dt अपॉन t विद नेगेटिव साइन। अब तुम बताओ 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव होता है? log x का, है ना? तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log t। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस log mod ऑफ t, दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, सो दिस इज इक्वल टू माइनस log mod ऑफ cos x, दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। लॉग के मल्टीपल में कोई नंबर हो तो उसे पावर में लेके जा सकते हो, तो cos x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन cos, दैट इज sec, राइट? सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज log ऑफ mod ऑफ sec x, दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? पीछे दो फॉर्म और लिख लेना, जो मैंने एरो करके फॉर्मूलाज लिखवाए ना अभी, इसी में एक दो फॉर्मूला और लिख लेना। ये डिफाइन कर लेना बेटा, 1 dx अपॉन एक्स या 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना? log ऑफ mod x प्लस सी। ठीक है, अब अगर सपोज हो जाए, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। और एक ये टर्म इंटीग्रल a टू द पावर x इंटू डी एक्स, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव कितना? a टू दी पावर x log विद बेस e a या ln a। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस लेके चलोगे तो ln a डिवाइड में आ जाएगा। कितना आ गया? a टू दी पावर x इनटू log विद बेस e a, दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, नहीं ln a। और बेटा अगर सिर्फ e टू दी पावर x होगा ना, तो कितना हो जाएगा? e टू दी पावर x प्लस सी, बिकॉज जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो log का वैल्यू 1 हो जाता है, तो जब यहाँ पे e आएगा तो log e हो जाएगा, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम तो वैल्यू 1 हो गई। तो इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? e टू दी पावर x। तो ये तीन फॉर्मूलाज पीछे रह गए थे, इनको भी नोट कर लो साथ से। ठीक है, okay, next form of substitution is this integral cot x into dx, this is equal to log of mod sin x। I think इसका प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज जस्ट लाइक एज प्रीवियस cos अपॉन sin और sin को t मान, राइट? इसको क्या लिख लोगे? cos अपॉन sin। वैसे अल्टीमेटली आपको फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए जितने मैं लिख रहा हूं बेटा। थर्ड फॉर्म है इंटीग्रल sec x इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना होता है? log mod ऑफ sec x प्लस 10x, दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये कैसे आता है? इसे प्रूफ कर सकते हो, छोटा सा प्रूफ है, कर दे रहा हूं बेटा मैं। थोड़ा सा अलग था, तो अब कॉट वाला भी तुम ऐसे ही करोगे, कॉसेक वाला भी, मैं सिर्फ इसे बता दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर सपोज इसको प्रूफ करना है तो मैंने क्या किया बेटा, ऊपर नीचे sec x प्लस 10x का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, आई मीन मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो कितना हो जाएगा? sec x इंटू sec x प्लस 10x, that divided by sec x plus 10x, and this into d of x, and this can be written as secant square x plus sec x into 10x, and that divided by sec x plus 10x, this into dx। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है ना? sec x का कितना? sec x 10x, 10x का कितना? secant स्क्वायर x। तो यार ऊपर वाला dt और नीचे वाला t, जैसे पीछे सब्स्टिट्यूशन किया, राइट बच्चों? जो लोग ऑनलाइन है बताओ, समझ में आ रही है बात? यस सर। अरे भाई यस सर। ओके, वेरी गुड यार, सब लोग बताना। यस सर। ओके, अभिषेक सर आवाज नहीं आ रही।
अरे माइक काम नहीं कर रहा है भाई, गुमशुदा की तलाश मत बनना, हाँ? बता देना। तो ये चीज आ गई, तो इसको अपन डायरेक्टली क्या लिखते हैं बेटा, ln mod of sec x plus 10x and this plus integral constant c. And the last set of formula for substitution, that is सर। हाँ बेटा बोलो। सर अब आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज आ रही। ओके सर। Okay. That fourth one is, this is integral cosec x into dx. This is equal to कितना होता है, log of mod of cosec x minus cot x and this plus integral constant c. अब तुम थोड़ा सा ध्यान ये रखो कैसे मतलब याद रखोगे इन चीजों को। sec है तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into 10x, यही होता है ना, sec x into 10x। तो आपको log लेके दोनों के बीच में एडिशन कर देना जो टर्म्स प्रोडक्ट में थे। cosec का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec cot, तो cosec माइनस क्या कर दोगे, cot कर दोगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन में कौन सा साइन है, माइनस साइन। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका हुआ। नहीं तो बेटा ये याद नहीं रहे तो आगे कुछ नहीं होने वाला, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, भी हमने पढ़े थे, है ना। तो फिर नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना था, नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सो अपन क्या लिख सकते हैं, अगर dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c और माइनस कॉस इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, कहां पे किसकी नीड पड़ रही है। अगर साइन इनवर्स की जरूरत होगी तो पहले वाले को यूज कर लेंगे, कॉस इनवर्स की जरूरत होगी तो दूसरे वाले को यूज कर लेंगे, राइट। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है फॉर्म, दिस इज इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। tan इनवर्स का डेरिवेटिव इतना होता है, ठीक है, और यू में से माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c। ठीक है, वो अभी बताऊंगा। हाँ, और नेक्स्ट आता है बच्चों इंटीग्रल dx अपॉन x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x दिस प्लस c, और यू में से cosec इनवर्स x प्लस c विद नेगेटिव साइन, राइट। ये तीन पर्टिकुलर फॉर्म है, जिसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो फॉर्मेट्स में बताऊंगा। पहले मुझे एक दो अलजेब्रा के कंसेप्ट बता रहे तो उसी में मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू यार याद दिलाने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब तुमने पीछे एक जगह पे देखा होगा cosec x माइनस cot x आ रहा था, है ना, एक फॉर्मूले पे। अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं कैसा बन रहा है, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos x अपॉन sin x। लिखा जा सकता है इतना। 1 माइनस cos x का मतलब कितना, क्या ये लिख लूं 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। नीचे क्या आ गया, अपॉन 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ठीक है। दिस इज 2 sin a cos a, और ऊपर वाला 2 sin स्क्वायर a, है ना, cos 2x का फॉर्मूला यूज करिए।
तो ये दो साइंस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना मिल गया 10x/2 आ गया इतना। तो जो पीछे फॉर्मूला लिखा था ना किसका, कॉसेक का, उसमें कई बार ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, तो वहीं पे साथ में से भी नोट कर लो, नोट करके कि जो इंटीग्रल है दिस इंप्लाइज cosec x into dx, this can be written as log of mod of 10 of x/2 and this plus integral constant c, right? हाँ बेटा, मैं इसलिए एल एन लिखवा रहा हूँ, स्पेशली लिखवा रहा हूँ, तुम्हें पता है बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। हाँ? नहीं, तुम एल एन लिखो। राइट, इसके बाद अब अगली चीज आती है, जैसे बेटा कि sec x प्लस 10x, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, जरा देखो क्या मिल रहा है। यहां डिनोमिनेटर में मिल गया cos, कोई फायदा हुआ क्या? एक फायदा हो सकता है, ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हाँ, अब ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं कैसे लिख रहा हूं, दिस इज साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूलाज के प्रूफ इसलिए करवा दे रहा हूं, क्या होता है ना, अभी तुम क्वेश्चंस देखोगे कई सारे, उसमें बीच बीच में ये सारी कैलकुलेशन यूज होती रहेंगी, ठीक है ना। ये प्रूफ ध्यान में रहते तो कैलकुलेशन इजीली निकलती, नहीं तो फिर ये लगता है कि यार फॉर्मूला तो याद था, अब क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है, कैसे करें। प्लस में जो साइन एक्स था ना बेटा, उसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 साइन x/2 कॉस x/2, लिख सकता हूं ना। और अपॉन में जो कॉस था उसे कैसे लिख लिया, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब ऊपर तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का, है ना। तो ये आ गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का परफेक्ट स्क्वायर। किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और नीचे क्या आ गया, cos x/2 माइनस साइन x/2 दिस इनटू cos x/2 प्लस साइन x/2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर दिया। ये भी तुमने यूनिवर्सिटी को में पढ़ा होगा, आईटीएफ में, इस टाइप का फॉर्मेट है ना, बनता है ऐसा। इधर तक तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसको लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी डिवाइड बाय cos x/2, जिससे tan वाली फॉर्म बन जाए, और ये मिल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 10x/2 अपॉन 1 माइनस 10x/2, और ये वैल्यू होती है 10 π/4 प्लस x/2। ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, बोर्ड पे देखो एक बार, अगर कभी हो ना तुम्हारे पास 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a, ये ट्रिगो का पोर्शन था, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 10 π/4 प्लस से, और कभी आ जाए 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a, तो ये वैल्यू आती है 10 π/4 माइनस a, ठीक है। दैट मीन्स दीज टू टर्म्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, हमेशा 1 होता है। 10 π/4 प्लस ए इंटू 10 π/4 माइनस ए, दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। तो एक फॉर्म कभी भी दिखे डायरेक्टली ये लिख लिया करो, ठीक है। अब मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया, किसका, इंटीग्रल sec x इंटू dx का। वो क्या मिल गया, दिस इज log ऑफ mod ऑफ 10 π/4 plus x/2 and this plus integral constant c. So this formula, ये फॉर्मूला मेजरली यूज होता है जेई के क्वेश्चंस में, ठीक है।
आई बात समझ में? पक्का? सो दीज आर फंडामेंटल्स जिनके ऊपर आपने काम किया। अब भाई नोट जरूर कर लेना सारी चीजें, और प्रॉपर कैलकुलेशन नोट करते चलना, तभी दिमाग में आते हैं, याद रहते हैं। एल्जेब्रा पे चलते हैं। एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट वन, इंटीग्रल fx into dx, sorry, some constant function number a times fx into dx, this is equal to a integral f of x into dx। इंटीग्रल किसकी प्रॉपर्टी है? समी की तो प्रॉपर्टी है ना। सम को ये टेंड कर दिया आपने किसकी फॉर्म में बेटा? इंटीग्रेशन की फॉर्म में। अब मेरी बात को सुनना, अगर सम इंटीग्रेशन है तो सम के अंदर अगर कोई कांस्टेंट हर टर्म में कॉमन आ रहा है तो उसे बाहर निकाल सकते हो, तो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो। तो ये कांस्टेंट a मल्टीप्लाई अगर अंदर हो रहा है तो उसे आप कॉमन बाहर निकाल सकते हो। मैंने बोला ना उस समय भी कि जितनी प्रॉपर्टी सम सेटिस्फाई करता है वो सारी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन भी सेटिस्फाई करता है। कोई डाउट? सो वेयर a इज कांस्टेंट, और बिकॉज इसका इनवर्स क्या है? डेरिवेटिव है, तो जितनी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन सेटिस्फाई करेगा वो सारी प्रॉपर्टी डेरिवेटिव भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही है बात? देखो बेटा, अगली प्रॉपर्टी, इंटीग्रल c1 fx प्लस c2 gx, दो फंक्शंस थे, this into dx, then this can be written as c1 integral f of x this into dx plus c2 integral g of x this into dx। अब c को ये मत बोल देना सर एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए क्या मिलेगी, क्या फर्क पड़ता है, c2 को नेगेटिव ले लो। अगर c2 नेगेटिव हो गया तो सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, और यू में से लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन हमेशा लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। राइट बेटा, आ रही बात समझ में? अब चलते हैं अगली थर्ड प्रॉपर्टी पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी अलजेब्रा में लिख लो आप लोग, कि इफ इंटीग्रल f of x into dx this is equal to f of x plus c। मैंने तुम्हें बताया भी था थोड़ी देर पहले, कैपिटल fx को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, राइट बेटा। अगर इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx आता है तो अगर मैं इंटीग्रल f of ax plus b कर दूं दिस इंटू dx, थोड़ा सा गौर से देखना, मैंने किस पे चेंज किया है? इंटीग्रेशन के वेरिएबल पे, फंक्शन के वेरिएबल पे चेंज किया है, बट डेरिवेटिव का जो एलिमेंट्री पार्ट है वो अलग है। ये क्या है? x है। इसका वेरिएबल अब कंप्लीटली कितना बन गया? ax प्लस b बन गया, और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्या है? x है। तो हम हमेशा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? जो वेरिएबल होगा, फंक्शन जिस वेरिएबल के ऊपर बेस्ड है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? x, और यहाँ पे क्या है? ax प्लस b, दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आती है, मैं पहले वैल्यू लिख दे रहा हूं फिर सब्स्टिट्यूशन करके दिखा भी रहा हूं तुम्हें। दिस इज इक्वल टू 1/a टाइम्स कैपिटल f ऑफ ax प्लस b दिस प्लस c। मतलब जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे उन सब में अगर x रिप्लेस होता है ax प्लस b से, तो इंटीग्रेंड को भी रिप्लेस कर दोगे
इंटीग्रेंड में भी जो x आएगा उसे भी रिप्लेस कर दोगे x प्लस बी से, बट मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1/a से, बस इतना ही, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जो b कांस्टेंट है बेटा वो शिफ्टिंग बता रहा है, क्या बता रहा है, शिफ्टिंग, और a क्या बता रहा है, स्केलिंग बता रहा है। तो स्केलिंग का इफेक्ट पड़ता है, शिफ्टिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। ऐसा हुआ इसलिए, तुम बहुत इजीली समझ भी चुके होगे। अगर मैं यहां पे लेट कर लेता हूं ax प्लस बी इज इक्वल टू t, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। वैसे डी टी बाई डी एक्स होता, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, dx इस तरफ ही लिखा करो। तो इस बात का मतलब dx कितना आ गया, dt अपॉन a आ गया ना कांस्टेंट का चेंज। तो जो लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रल था ना बेटा, वो कितना बन चुका है, देखो f ऑफ t इंटू डी टी अपॉन a। तो कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी अलजेब्रा की। ये आ गया एफ टी इंटू डी टी। एफ का इंटीग्रेशन कितना लिखा है, गौर से देखो बोर्ड पे, कैपिटल एफ। जो वेरिएबल अंदर होगा सेम वेरिएबल बाहर आएगा, बट ध्यान ये रखना है कि इंटीग्रेशन में जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल और फंक्शन का वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है ना।